आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूं तो सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी समीकरण बनाने में जुटी हैं, जिसको लेकर अब तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने के उपाय ढूंढ रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक बहुत ही अहम अभियान शुरू किया है, जिसकी जिम्मेदारी रालोद ने महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत को सौंपी है, जो महिलाओं को राजनीति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हुई दिखाई दे रही हैं। मनीषा अहलावत इन दिनों मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर में महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को जगाने का भी काम कर रही हैं। इस दौरान मनीषा अहलावत अभी तक इंडिया के स्टूडियो में पहुंची, जिससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक वत्स ने। और आज खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की मनीषा अहलावत जी। आपका स्वागत है मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीषा जी, 2022 में आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आपने चुनाव भी लड़ा है मेरठ कैंट विधानसभा से। अब फिर से लगातार उस समय से आप सक्रिय हैं राष्ट्रीय लोकदल में। महिलाओं के साथ आपका जुड़ाव है, किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? सबसे पहला सवाल। सहयोग में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे एक तो चुनाव लड़ने का मौका दिया गया मेरी पार्टी की तरफ से, और हालांकि मैं उसमें सफल नहीं हुई, मैं दूसरे नंबर पे रही, लेकिन उसके बाद मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया तो बोलने का मौका मिला, महिलाओं की बात मंचों पे रखने का मौका मिला। और फिर पिछले साल जयंत चौधरी जी ने मुझे महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो मुझे लगता है इससे बड़ा संदेश कोई नहीं है कि उन्होंने मेरे हाथ में वो कमान सौंपी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ सकूं पार्टी से, विचारधारा से, और संगठन मजबूत कर सकूं। जिम्मेदारियां अहम आपको दी गई हैं, लगातार आपको पदोन्नति मिलती रही है जी। क्योंकि खास हो जाता है इसलिए भी क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता अच्छा करता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सम्मान देना ज़रूरी हो जाता है। आज 2024 के चुनाव में आप लोकदल को कहाँ देखते हैं पश्चिमी यूपी में? मेरे ख्याल में अब तो जग जाहिर हो चुका है कि लोकदल की कहाँ है पश्चिम यूपी में। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रीय लोकदल और हमारे नेता जयंत चौधरी जी। चुप्पी साधने के लिए बोल दिया गया कि आप लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे उस पर? नहीं, हम चुप्पी कहाँ साध रहे हैं, हम तो छाए हुए हैं सब जगह। सवाल कुछ अगर हो जाए तो उस पर शायद आप नहीं बता पाएंगी। चलिए बात पर मैं ये बोल रही हूँ कि इससे पता लगता है क्या महत्व है पार्टी का, क्या हमने जमीन बनाई है। राष्ट्रीय अगर पार्टी आपको पसंद कर रही है। जी, एक नहीं, सारी ही सभी चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उनके गठबंधन में आ जाए। तो इससे पता लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पोजीशन में है कि परिणाम बदलने की पोजीशन में है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, सवाल मेरा कि अगर पश्चिम यूपी अलग हो जाता है, या आप परिकल्पना कीजिए पश्चिम यूपी अलग हो गया, तो क्या आप मानती है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं वो एक चेहरा होंगे, लोगों के दिलों की धड़कन? बिल्कुल। ये बहुत समय से एक मांग है, पश्चिमांचल कहिए, हरित प्रदेश कहिए, लेकिन बहुत समय से एक मांग है। यहाँ पे मेरे ख्याल में 8 करोड़ की जनसंख्या का एक प्रदेश बनेगा। अनुमानित ये संख्या मानी गई। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदेश ये होगा, और इसकी राजधानी मेरे ख्याल में मेरठ भी हो सकती है, मुजफ्फरनगर भी हो सकती है। वो तो ऑन डिमांड जो आपकी रहेगी वो तो होगी क्योंकि जब आप इकट्ठा होकर बोलेंगे कि राजधानी ये चाहिए तो वो बनी जानी है। और प्रदेश तो बनना चाहिए ये तो, और इसके मुख्यमंत्री के रूप में और कोई दूसरा चेहरा तो मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? अगर आप जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं पश्चिम बंगाल का, तो ऐसा क्यों उनको ऐसा चेहरा देखा जा रहा है? क्या वजह इसकी रहेगी सबसे बड़ी? कि पश्चिम यूपी के मेरे ख्याल में किसानों के बड़े नेता हैं, हर जगह उन्होंने एक प्रतिनिधित्व किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर खड़े हुए हैं, चाहे वो अग्निवीर का हो या किसानों का हो और महिलाओं का हो, तो वो हर मुद्दे पर सामने आके बोलते हैं, लड़ते हैं अधिकारों के लिए, और हमें भरोसा है उन पे। किसानों का संघर्ष इस समय बॉर्डर पर चल रहा है। कह रहे हैं कि जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया जाता है दुश्मनों के साथ में, वो सलूक उनके साथ किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? तो मैं इसे ठीक नहीं मानती। तो मैं ये कहूँगी कि आज की सरकार जो कर रही है उसकी जवाबदेही हमारी नहीं बनती है। हमने गठबंधन किया है भविष्य में सरकार बनाने के लिए, अभी हम सरकार का हिस्सा नहीं है, तो ये ठीक नहीं है।
हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान के लिए चौधरी चरण सिंह को दे तो दिया है भारत रत्न, तो हम इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये तो एक किसानों के लिए दिवाली की तरह एक पर्व हुआ और देर आए दुरुस्त आए, बहुत सालों से 33 सालों से एक ये मांग थी जो पूरी हुई। तो ये करने की हिम्मत इस सरकार में है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो सम्मान मिलने से, भारत रत्न मिलने से जो आज किसानों के मुद्दे हैं वो गायब नहीं हो जाएंगे। लंबे समय से जो मांग थी वो सिर्फ पूरी हुई है। जी। बिजनौर, बागपत और मुजफ्फरनगर लोकसभा के चुनाव सामने हैं, आपने भी दावेदारी ठोकी है, कैसे समीकरण आप बना पा रही हैं पर अपने? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर में मेरा गांव मुजफ्फरनगर लोकसभा की विधानसभा सरधना में है। मैं दौराला की बेटी हूँ और मेरे पिताजी वहाँ से विधायक रहे हैं और मैंने सरधना से भी तैयारी करी थी 21-22 में, हालांकि मैं वहाँ से नहीं लड़ पाई थी। तो एक सरधना को हम मजबूत करके चले हैं और पूरे क्षेत्र में मैं घूम रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो मुजफ्फरनगर से तैयारी करी है, लेकिन जो भी पार्टी का आदेश होगा, जैसे भी बोला जाएगा उसमें। 2007 में आपके पिताजी बसपा से विधायक रहे हैं सरधना के, तो राष्ट्रीय लोकदल में ही आपने इच्छा क्यों जताई? हाँ, ये बसपा में भी आप जा सकते थे। हाँ, तो मेरा राजनीति में आने का कारण ये नहीं था कि मेरे पिताजी विधायक थे। वो तो 12 में के बाद विधायक नहीं रहे और मैं उसके ठीक 10 साल बाद 22 में राजनीति में आई हूँ। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने 2 साल समाज सेवा एक NGO के तहत किया था और मैं किसान आंदोलन में भी शरीक हुई थी जो 20-21 में था। तो मेरा राजनीति में आने के 2 मकसद थे। एक तो ये था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ी थी, पॉलिटिकल शक्ति करके, और UN विमेन में एक प्रोग्राम के तहत मुझे चुना गया था पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए। वही एक ताकत बनी आपकी कैंट में जो सेकंड नंबर पर आप। हाँ जी। तो उसमें ये देखा हमने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी महिला किसी चुने हुए पद पर नहीं है, आज भी नहीं है। शायद राज्यसभा में नॉमिनेट करी हो या MLC हो, लेकिन MLA या MP नहीं है। तो ये बड़ा मतलब एक जैसे धक्का लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो, उन्होंने कहा एक महिला को बुला दीजिए आप पश्चिम से। मैंने कहा हाँ बुला देते हैं। तो हमने अपने फादर को फ़ोन किया कि, तो उन्होंने कहा अब यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहते वो अगर पार्षद चाहिए कोई या मेयर है, लेकिन और कोई नहीं है। उस वक्त सुनीता वर्मा जी मेरठ से मेयर थी। तो ये बड़ा अटपटा लगा कि भाई इतने जिले हैं यहाँ पर, एक भी जिले में। सोच लिया था कि MP या MLA। तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं को तब ये लगा कि लड़वाना है, लेकिन फिर ये समझ में आया कि लड़वाने के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा कहीं से एंट्री पॉइंट। तो वो मेरे अलावा और मुझे कोई दिखा नहीं, तो मुझे ही आगे आना पड़ा। पश्चिमी यूपी में अगर कोई महिला विधानसभा या संसद में खड़ी होकर अगर यहाँ के मुद्दों को उठाएगी तो शायद कुछ अलग ही निकल के आएगा, महिलाओं के लिए कुछ खास कोई बात हो पाएगी जी। तो अभी आगे अब आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, इन 3 लोकसभा में आप लगातार एक्टिव हैं। मैं मौके का इंतज़ार करूंगी, अवसर अगर मुझे दिया जाएगा तो। और मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ता के तौर पर मैंने अपना एक ये प्रण लिया हुआ है कि मैं अगले 5 साल में 100 महिला नेत्री तैयार करके अपनी पार्टी या बाकी पार्टियों को दूंगी। तो उसके तहत मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है कि मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसको हम नारी शक्ति संगठन कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल में। तो इसमें मैं निरंतर ये देखती रहती हूँ कि कौन महिला है जिसको मैं नर्चर कर सकती हूँ और आगे, जैसे मुझे एक छोटी ट्रेनिंग, ऐसे पुरुष तो कोई ट्रेनिंग लेते नहीं है कभी, मतलब नेता बनने की ट्रेनिंग आपने शुरू कर दी अभी से महिलाओं की? हाँ बिल्कुल, हमने किस तरह से आपको आवाज अपनी बुलंद करनी है, डरना नहीं है और अधिकारी के सामने खड़े होकर अपने मुद्दों को रखना है कि ये लीजिए जी। और महिलाओं को जरूरत इसलिए होती है क्योंकि
आमतौर पे उनको मौके नहीं मिलते। पुरुष को मौके मिल जाते हैं, आप बोलने के, मंच पे चढ़ने के, लड़ाई झगड़ा करने के। हाँ, महिलाओं को नहीं मिलते। तो अभी हम जैसे प्रोग्राम भी करते हैं तो हम केवल महिलाओं का करते हैं और उसमें माइक रख देते हैं और फिर भीड़ में से महिलाओं को बोलते हैं आइए माइक लीजिए और बोलिए, चाहे आपको अपना नाम ही क्यों ना बोलना पड़े, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से आता है। हमें तो मैं 2 साल पहले मुझे नहीं आता था बोलना, तो लेकिन वो प्रैक्टिस हुई, चुनाव में बोलना पड़ा तो आ गया बोलना। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रैक्टिस से, और अगर आपको अवसर दिया जाए तब आता है। तो वो हम शुरुआत करेंगे। महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, कानून पास हो गया है, लागू तो जरूर होगा, लेकिन जिस दिन लागू होगा क्या उस दिन हमारे पास महिलाएं तैयार होंगी नेत्री, या हम फिर किसी के घर में से उनकी बीवी को, उनकी बेटी को लेकर आएंगे? तो मैं चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र महिला नेत्री हमारी तैयार हो इस क्षेत्र में। जैसे दिखाई देता है अमूमन के सभासद महिलाएं होती हैं और उनके काम करने वाले उनके पति सभासद पति होते हैं, तो इस तरह का नहीं होगा। महिला अगर एमपी बनेगी तो वही बोलेगी। हाँ जी। और एमएलए होगी तो वही वहाँ पर बोले, दहाड़ेगी। महिलाओं के मुद्दे उन्हीं को समझ में आते हैं। अभी तो आप बड़ा मजबूत महसूस कर रही होंगी, क्योंकि इस समय अभी मीटिंग भी चल रही है, सभी विधायक वहाँ पर हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, और गठबंधन को लेकर भी पार्टियां तैयार हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल को किस पार्टी के सामने टक्कर दे गई है आप लोग कि फाइट में अगर हम किसी को पटक नहीं देंगे तो ये पार्टी है? देखिए, अगर ये गठबंधन हो जाता है एनडीए के साथ, फिर तो कोई फाइट में ही नहीं है। यहाँ कौन है बताइए? कोई भी नहीं है। नहीं, हरिंदर मलिक जो है वो काफी मजबूत दावेदार हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बिल्कुल मजबूत हैं और मेरे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी समझ रहे होंगे कि लोकदल अगर जाके गठबंधन एनडीए के साथ हो जाता है तो जाहिर है वो समीकरण जीत के नहीं बन पाएंगे विपक्ष के। चलिए, हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ये संदेश होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जो एक सपना लेकर चली हूँ कि महिलाओं को राजनीति में आगे लाना है, तो मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि आप अपने घर में, अपने आसपास, हर जगह महिलाओं को बढ़ावा दें, समर्थन दें। और केवल राजनीति में नहीं, मैं आज एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन करके आई हूँ। एक लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने शुरू किया और अकेले उन्होंने ये करा तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यों में भी महिलाओं का समर्थन करें, क्योंकि महिला जब आगे आती, कहते हैं इफ यू टीच अ पर्सन तो यू टीच अ पर्सन, बट इफ यू टीच अ वुमन यू टीच अ फैमिली। मतलब महिला को पढ़ा दिया तो पूरे परिवार को पढ़ा दिया। तो ये बहुत सही अपने आप में एक मिसाल है कि आप महिलाओं को ऊपर उठाएंगे तो पूरे समाज का ही एक उत्थान होता है। तो बस इसी के साथ, और चुनाव में बिल्कुल मुद्दों पर वोट करें और देखें कि आपका सही प्रतिनिधि कौन है, कौन आपकी बात संसद में, विधानसभा में रख पाएगा एक अच्छी मंशा से और अच्छे मन के साथ में अच्छी चीजें जो आपके सामने ला पाएगा, जो आपको बताएगा कि हम आपको ये चीजें दे सकते हैं और वो देने में सक्षम हो। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महिला मोर्चा, राष्ट्रीय लोकदल की मनीषा अहलावत जी, और इन्होंने जो बताई हैं बातें, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं और राजनीति में अपना करियर कहाँ देख रही हैं और किस तरह से ये जमीनी हकीकत लोगों को बताकर मैदान में उतरी हुई हैं। अब जीत किसके पाले में है, 2024 के चुनाव सामने हैं, उसमें क्या कुछ निकल के आता है और कौन जीत के संसद में पहुंचकर आवाज उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आप आए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।